गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम स्टोइशियोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स 11th क्लास में आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से समझ नहीं आया है क्लासेस में, बट आई विल एश्योर यू कि यहाँ पे ये वीडियोस देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड आई रियली वांट टू मेक इट पॉसिबल। तो फटाफट से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री है क्या? स्टोइशियोमेट्री इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। किसका कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो लेट्स से हमने एक रिएक्शन लिया हुआ है। तो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम कितना ग्राम CaCO3 लें कि हमारे पास मान लो 40 ग्राम ऑफ CO प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, या फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 60 ग्राम ऑफ CaCO3 है तो कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस होगा, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होता है हमारे पास अबाउट रिएक्शन, तो उसको कौन आंसर करता है? स्टोइशियोमेट्री। अब ऐसे सारे रिएक्शंस के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? एटम के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, एटम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मास मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का। ये आपको एज इट इज़ वैल्यू लर्न करनी है। जो जो चीज़ें आपको लर्न करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, बट जो हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी हम उसमें किलोग्राम में नहीं, हम अपना ग्राम में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने उसका वैल्यू ग्राम में भी लिख दिया है। तो अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके ग्रेट। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोटॉन का मास होता है वो भी हमने लिखा हुआ है, विच इज़ 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड इन ग्राम्स 10⁻⁻24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो न्यूट्रॉन का मास है, यहाँ पे आप एक चीज़ फोकस करो कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है वो अप्रॉक्स सेम है, बस न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल ही बहुत ही माइनर वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ग्रेटर देन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली चीज़ आप बोल सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन हम हमेशा यही बोल रहे होते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हम उनको सेम वैल्यू लेकर चलते हैं। ओके ग्रेट। तो ऐसे ही जब हमने उसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 10⁻⁻24। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि मास ऑफ एन एटम, अगर आप एक एटम का मास देख रहे हो तो वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 10⁻⁻28 है, यहाँ पे 10⁻⁻24 है। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर आपको एक एटम का मास बताना है तो आप ये बोल सकते हो कि उस एटम का जो मास होगा वो सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे एंड जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, आप उनके मास का जब सम करोगे वही एटम का मास है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 100 या 200 भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर, तो हमें उन इलेक्ट्रॉन्स के मास से कोई मतलब नहीं है। हम बोलेंगे कि मास ऑफ एन एटम इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम इसको एक बेसिक एग्जांपल से लेके चलें कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है कि अरे आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ और हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास टोटल कितना मनी है, ठीक है, तो आप यही तो बोलोगे ना कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ है। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत बड़ी अमाउंट के सामने एक बहुत छोटी अमाउंट को नेग्लेक्ट कर देते हो। ऐसे ही जब आपने मास ऑफ एटम निकाला तो आपको पता चला कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के सामने इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कम था, इसीलिए आपने इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट किया। मैं इस बात पे इतना फोकस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मास तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी बहुत कम है। 10⁻⁻24 ग्राम बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। तो उनको ये लगता है कि मास तो ये भी बहुत कम है, तो हमने इसको नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया।
तो फिर से बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास हमने इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नेग्लेक्ट किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि मास ऑफ एन एटम इज अ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी चलते हैं आगे। तो बहुत ही बेसिक एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं एंड उन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल मेंशन की हुई है जिसके अंदर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव बॉडी होती हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी नेगेटिव बॉडी होती है। तो अगर एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देखना है तो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप टेबल में देखोगे कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी एटम्स के अंदर इक्वल है। ओके, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की भी लिस्ट हमारे पास है। ओके, तो यहाँ से आपको सबको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जब हमने एक एटम का मास बोला था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की इक्वल होता है तो हम बहुत आसानी से सारे एटम्स का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इन ग्राम हमने लिख दिया था, बट बहुत पहले जब साइंटिस्ट को ये सब कैलकुलेशन करना था तब उनको ये मास नहीं पता था। ठीक है, इन ग्राम ये वाला मास उनको नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। अब इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना कि अगर मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स का मास आपको नहीं पता है, तो आपने मान लो कुछ भी वैल्यू मान लिया, आपने कहा कि नहीं मेरे पास ना ये 1 kg का है। ठीक है, 1 kg का बॉक्स है, आपको नहीं पता कि क्या मास है, पर आपने मान लिया कि आपके पास 1 kg का बॉक्स है। तो अगर आपके पास वैसे ही सेम बिल्कुल 5 बॉक्सेस दे दिए जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि उन 5 बॉक्सेस का मास कितना है? तो जब आपने एक बॉक्स का मास 1 kg बोला था तो आप 5 बॉक्सेस का मास कितना बोल दोगे? 5 kg। ग्रेट। तो ऐसे ही उन्होंने रिलेटिव मास निकाला विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। अब उन्होंने हाइड्रोजन एटम को ही क्यों लिया, अब ये चीज़ ध्यान से देखना कि जो हमारी टेबल है उसके अंदर जब हमने हाइड्रोजन एटम को देखा तो हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो उन्होंने क्या देख लिया कि प्रोटॉन अगर 1 है उसके पास, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के पास, तो उसका मास मान लिया 1 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी टेबल में देखो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना लिखा हुआ है, 1। अब ये एटॉमिक मास, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान देना, एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, मास ऑफ 1 एटम। अब आपको पता है कि आपने हाइड्रोजन एटम के एक प्रोटॉन को देखा और एक प्रोटॉन को देख के आपने 1 बोल दिया, तो इसका मतलब आप सिर्फ एक एटम की ही बात कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली आप देखो कि हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स इक्वल है। तो नेक्स्ट टेबल में देखो कि आप टोटल मास विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम क्या बोल दोगे, 4, क्योंकि जब आपने हाइड्रोजन एटम में देखा कि 1 प्रोटॉन था तो आपने उसका 1 मास बोला। तो ऐसे ही हीलियम के अंदर अगर चार प्रोटॉन जैसे कुछ स्पीशीज होंगे तो आपने उसका मास क्या बोल दिया, 4। सिमिलरली ऐसे ही लिथियम एटम के पास देखो, लिथियम एटम में 3 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अपने आप फटाफट बता दो बिना टेबल को देखे, दूसरी वाली टेबल को देखे कि कितना मास होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम बोल रहे हो तो उसका कितना मास है, 3 + 4 7। और सेकंड टेबल में देखो लिथियम का मास कितना लिखा हुआ है, 7। ऐसे ही करके अगर हम पूरा टेबल देखें तो हम सारे एटम्स का मास निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम को मैं फिर बता रही हूँ कि आपने हाइड्रोजन एटम को 1 मान लिया है, 1 म्यू मान लिया है, मतलब कि उसके एक प्रोटॉन के मास को 1 म्यू मान लिया है। तो ऐसे ही आप सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड करके उसका मास बता रहे हो, सारे एटम्स का मास बता रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम एटम का हमने चेक कर लिया 4 म्यू। ऐसे ही बोरोन एटम का देखो, बोरोन एटम का टेबल में देखो कि आपके पास 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपका टोटल मास कितना होना चाहिए, 5 + 6 = 11। तो 5 + 6 11 म्यू। ग्रेट।
तो यहाँ पे आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना आ गया है। तो सबसे पहले रिलेटिव का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। एंड एटॉमिक मास का मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम। ये मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करो, अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन टेबल्स को देखा है ना, तो आपको एक चीज़ बोलनी चाहिए कि ये जो क्लोरीन एटम है ये यहाँ पे 35.5 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी जो मास है वो तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो पूरी स्पीशीज़ हैं, वो कुछ हाफ तो नहीं है। अगर 35.5 बोल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोटॉन हाफ डाल दिया हो या एक न्यूट्रॉन आधा तोड़ के डाल दिया हो एटम के अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रोटॉन भी पूरा ही होगा और न्यूट्रॉन भी पूरा ही होगा। तो ये 35.5 का मतलब क्या है। अब अगर हम क्लोरीन एटम को देखें तो क्लोरीन एटम के लिए हमारे पास मेंशन है 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास तो 35 आना चाहिए था, बट हमने 35.5 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल में, 35.5 क्यों लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसा क्यों है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस होके कार्बन पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। बट वो चीज़ को अगर हम यहाँ समझेंगे तो वो कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं देगी। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार हमारा मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे होते हैं, बट बुक्स में तो वो कार्बन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो कार्बन कहाँ से आया, कार्बन को हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो वो चीज़ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नाम से अपनी एक नई वीडियो बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है उसे जानने में तो वो उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि क्लोरीन एटम जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।